सुप्रभात बच्चों। संस्कृत शिक्षण इस विषय में जो हमारा विषय चल रहा था वह था पद्य शिक्षण, कविता या काव्य शिक्षण। तो कल के क्लास में बच्चों हमने कविता और पद्य का अर्थ, इसकी परिभाषाएं, काव्य का प्रयोजन, काव्य का महत्व और उद्देश्य, इस पर हमने चर्चा की थी बच्चों की कविता क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा होती है, कविता और काव्य पढ़ाने का क्या प्रयोजन है तथा काव्य पढ़ाने के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो उन पर बच्चों का हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज का हमारा जो इसमें विषय है कविता पद्य या काव्य शिक्षण की विधियां, कि ऐसी कौन सी विधियां अपनाई जाए, ऐसी कौन सी टेक्निक्स अपनाई जाए जिन विधियों को अपनाकर जो है हम बच्चों को कविता या काव्य पद्य जो है वो बच्चों को अच्छे से ज्ञान करा सकते हैं, उसका पढ़ा सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी विधियां बच्चों हमारे शास्त्रों में बतलाई गई हैं। तो सबसे पहली जो विधि बच्चों इसमें बतलाई गई है वह है गीत विधि। गीत विधि का मतलब है कि गाकर, जो आपने देखा होगा यह विधि जो है बच्चों छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। इसमें जो है ज्ञानेंद्रियों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है और यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिस कार्य को करने में जितनी मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा तो अधिगम उतना ही स्थायी माना जाता है। तो बच्चों इसमें जो है छोटे बच्चों को शिक्षक जो है वो सरल संस्कृत के श्लोकों को, सरल पद्यों को गाकर, एक गीत विधि में गाकर, सस्वर गाकर जो है उनको बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, अभिनय करवाता है। इसमें आपने देखा होगा छोटी छोटी क्लासों में बच्चे, छोटी छोटी कक्षाओं के बच्चे जो हैं वो पोएम्स को याद करके जो है उसको अक्सर गाते हैं। तो वो क्या है कि वो बच्चे को उसका मीनिंग भले ही ना पता हो, अर्थ भले ही उसका ना पता हो, लेकिन वो उसके कंठस्थ याद हो जाती है इस विधि से। तो इस विधि से बच्चों को जो है ना छोटे छोटे सरल संस्कृत गीतों का तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या च दृढ़म तमेव सर्वम मम देव देव, इस प्रकार के सरल सरल श्लोकों को, सरल सरल गीतों को जो है संस्कृत माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सकता है। ऐसे उनको सरल श्लोक जो है बच्चों को गाकर सुना सकते हैं। तो इस विधि से बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन यह विधि मैंने बताया कि निम्न कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए उत्तम मानी जाती है। उच्च कक्षाओं में इस विधि का उतना महत्व नहीं है, लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए विधि बहुत ही उत्तम मानी गई है। दूसरी जो विधि है बच्चों भाषा अनुवाद विधि। भाषा अनुवाद विधि में क्या करता है शिक्षक कि इसमें श्लोक के, पद्य के जो है ना प्रत्येक शब्द का अर्थ अनुवाद करता जाता है और अनुवाद करने के बाद एक सरलार्थ बच्चों को बता देता है उसका। यह विधि उतनी उपयोगी नहीं है। इस विधि में जो है कि निरस विधि मानी गई है। ये तो इसमें क्या है कि केवल शब्द का अर्थ बतला दिया, अर्थ बतलाकर उसकी जो है व्याख्या, उसके जो सरलार्थ बच्चों को बताया जाता है। इस विधि में शिक्षक तो सक्रिय रहता है लेकिन छात्र इसमें निष्क्रिय रहते हैं बच्चों। तो इस विधि से भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तीसरी जो विधि है बच्चों दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि इसमें क्या है कि संपूर्ण श्लोक को एक वाक्य में बदल दिया जाता है, पूरा अन्वय कर दिया जाता है। उसका अन्वय करने के बाद जो है उस श्लोक को बच्चों को फिर उसका अर्थ शब्दार्थ बतलाकर और उसकी व्याख्या की जाती है। जैसे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो इस श्लोक को हम दंडान्वय विधि से एक इसका अन्वय करके कि उस व्यक्ति की, किस व्यक्ति की जो अपने बड़े बुढ़ों का प्रतिदिन प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति की प्रतिदिन 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो इस प्रकार हम इस श्लोक का जो है पूरा दंडान्वय करते हैं, अन्वय करके और उसका सरलार्थ बच्चों को बताते हैं। इस विधि से हम बच्चों को कविता पाठ करवा सकते हैं, कविता पढ़ाते हैं। अगली विधि है बच्चों खंडान्वय विधि। इसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया को ढूंढने के पश्चात जो है उसके बाद उसको प्रश्नोत्तर के रूप में जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे हस्तस्य भूषणम दानम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, यह श्लोक है। तो इसमें हम बच्चों कैसे पढ़ेंगे, हस्तस्य भूषणम किम, हाथों का आभूषण क्या है, श्रोत्रस्य भूषणम किम, और कानों का आभूषण क्या होता है। तो इस प्रकार बच्चों से ही इसका अर्थ निकलवाते हैं कि हाथ का आभूषण दान देना है और कानों का आभूषण कंगन ये पहनना नहीं, कोई बालियां पहनना नहीं, कानों का आभूषण शास्त्र उक्त बातों को सुनना होता है। तो इस प्रकार इस विधि में हम जो है ना प्रश्नोत्तर विधि के रूप में उसको प्रश्नोत्तर में बांट कर जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है और जो है मुख्य क्रिया को ढूंढकर अन्य क्रिया को उसके साथ जोड़कर प्रश्नोत्तर के रूप में छात्र को श्लोक का ज्ञान कराया जाता है बच्चों। इसके बाद जो अगली विधि आती है वह है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि जो है वो एक बहुत ही उत्तम विधि आज के समय में मानी गई है। इस विधि में श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या
उसके साथ साथ उसका अलंकार, छंद और व्याकरणिक ज्ञान भी बच्चों को दिया जाता है और उसके भाव, अर्थ और भाव को स्पष्ट किया जाता है। अर्थ भी बतलाया जाता है और उसमें छुपे हुए निहित भाव को भी, भावार्थ भी बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। साथ में शब्द की प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान कराकर उसका व्याकरणिक दृष्टि से भी इसमें बोध कराया जाता है। तो यह विधि आज के युग में बहुत ही उत्तम विधि मानी गई है। इसके बाद बच्चों जो अगली विधि आती है हमारी कविता पढ़ाने की, वह है तुलना विधि। तुलना विधि जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि तुलना करके पढ़ाया जाता है। इसमें एक श्लोक का दूसरे उसी के समान भाव वाले श्लोक के साथ तुलना करते हुए शिक्षक जो है बच्चों को जो है श्लोकों का ज्ञान या पद्य का ज्ञान बच्चों को करवाता है। इस विधि में बच्चों शिक्षक को जो है वो शास्त्र का और साहित्य का अच्छा ज्ञाता होना जरूरी है, जिससे वो समान अर्थ वाले श्लोकों का ज्ञान बच्चों को करवा पाए। इस विधि में जो है एक प्रकार से तर्क शक्ति का विकास होता है बच्चों की, लेकिन यह विधि जो है बड़ी कक्षाओं के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। छोटी कक्षाओं में हम इस विधि का इतना प्रयोग नहीं कर सकते। तो यह हाई लेवल की उच्च कक्षाओं के लिए यह विधि उपयोगी मानी जाती है। इसमें छात्रों की तर्क शक्ति का विकास भी होता है और शिक्षक इसमें अधिक सक्रिय रहता है और शिक्षक को एक अच्छा साहित्य का ज्ञाता होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट विधि जो बच्चों आती है कविता पढ़ाने की, पद्य पढ़ाने की, व्यास विधि। व्यास विधि का मतलब क्या होता है कि इसमें जो शिक्षक होता है वह कविता पढ़ाते समय या पद्य पढ़ाते समय बच्चों को व्यास कथा, व्यास होता है कथावाचक, कथावाचक के समान विभिन्न प्रसंगों का सहारा लेकर जो है वह शब्द, अर्थ, भाव को स्पष्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कथावाचक जो होते हैं वो कथा सुनाते हैं, जैसे भागवत कथा सुना रहे हैं तो विभिन्न प्रसंगों का बीच बीच में सहारा लेते हैं अपनी बात को, मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के व्याख्यान, अनेक प्रकार के प्रसंगों का सहारा लेकर जो है वो इस विधि से पढ़ाते हैं। यह विधि भी बच्चों जो है ना उच्च लेवल की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें जैसे मान लीजिए हम गीता के उपदेश पढ़ा रहे हैं, गीतोपदेश पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो इसमें जो है बहुत सारा ज्ञान उसके अंदर छिपा हुआ है। तो कथावाचक के समान जो है जैसे इसमें भगवान कृष्ण किस प्रकार अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ऐसे श्लोकों को अगर हम बच्चों को पढ़ाए तो उसमें हमें कथावाचक के समान विभिन्न प्रकार के प्रसंगों को जोड़कर इसमें ज्ञान बच्चों को देना होता है। तो यह विधि जो है बच्चों उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयोगी मानी गई है। छोटी कक्षाओं के लिए या माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए यह विधि उतनी उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों का ज्ञान भी जो है ना उस लेवल का ही होना चाहिए। अगली जो विधि बच्चों बताई गई है वह है समीक्षा विधि। समीक्षा विधि में क्या होता है कि इसमें कवि की जो अलंकार शैली, भाषा शैली, उसकी लिखने की जो उसका जो दृष्टिकोण है कवि का, उसका दूसरे कवियों के साथ जो है उसकी भाषा शैली का जो है वो तुलना करते हुए, उसके साथ उसका सामंजस्य करते हुए बच्चों जो है ना समीक्षा की जाती है और उसमें पूरा व्याकरणिक दृष्टि से भी बच्चों को बतलाया जाता है। एक कवि की दूसरे कवि के साथ भाषा शैली का जो है इसमें तुलना की जाती है। तो इस प्रकार बच्चों जो है समीक्षा विधि के द्वारा भी हम काव्य शिक्षण करवा सकते हैं। और लास्ट अंतिम जो है बच्चों वो है हमारी टीका विधि। टीका विधि के द्वारा भी जो है काव्य शिक्षण पाठ कराया जाता है। टीका विधि में क्या होता है कि इसमें आपने देखोगे बहुत सारी जो है हमारे संस्कृत के ग्रंथों पर विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न प्रकार की टीकाएं लिखी गई हैं। जैसे मल्लिनाथ की टीकाएं बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें गीतोपदेश के ऊपर, ब्रह्मसूत्र के ऊपर उसने अनेक प्रकार की टीकाएं इसमें लिखी है। तो जिसमें श्लोक का व्याकरणिक दृष्टि से भी और भाषा हर प्रकार की दृष्टि से उसका अनुवाद और व्याकरण की दृष्टि से उसका ज्ञान इसमें कराया जाता है। यह विधि भी बच्चों उच्च कक्षाओं के लिए ही उपयोगी मानी गई है। तो इस प्रकार इन विधियों का प्रयोग करते हुए जो है शिक्षक जो है वो कविता शिक्षण या पद्य शिक्षण बच्चों को करवा सकता है। यदि हम इसके निष्कर्ष रूप में बात करें तो इसमें कुछ विधियां तो हैं बच्चों वो उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है और कुछ विधि, गीत विधि जैसे हो गई, वो निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी गई है। लेकिन अगर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर जो है वह व्याख्या विधि सर्वोत्तम विधि मानी गई है कविता शिक्षण की, क्योंकि इसमें जो है कवि का भाव, अर्थ सब कुछ स्पष्ट किया जाता है और व्याकरण आदि की दृष्टि से भी पद्यों का निर्वचन इसमें सब कुछ बतलाया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार जो है आपने कविता शिक्षण की इन विधियों का ध्यान रखते हुए, इन विधियों को उसमें रखते हुए जो है सभी विधियों का समान रूप से समाहित प्रयोग भी करके बच्चों को कविता पाठ करवा सकते हैं। यदि परीक्षा में यह प्रश्न लिखना आ जाए तो सबसे पहले पद्य शिक्षण का उसका अर्थ, उसका महत्व और उसकी परिभाषाएं, उसका प्रयोजन, उद्देश्य बतलाकर फिर इसकी विधियां या
प्रक्रिया लिखनी आए तो हमें ये सारी बातें इसमें बच्चों लिखनी है और अंत में इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो इस प्रकार यह परीक्षा की दृष्टि से आपका पूरा जो है कविता शिक्षण पर अगर लिखना आ जाए तो आप इस प्रकार से इसमें बच्चों लिख सकते हो। यदि किसी विद्यार्थी को कहीं पर कोई समस्या रहे किसी प्रकार से तो हम कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।